नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विथ राकेश में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th चैप्टर हमारा 4 रहेगा और चैप्टर का नाम है जलवायु यानी क्लाइमेट। चैप्टर को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। ये हमारा पार्ट 4 है और इसके अंतर्गत हम लोग ऋतुआएँ यानी ऋतु से संबंधित टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अगर हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखें तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये हमारा पार्ट 4 वीडियो होगा। तो इसमें हम लोग पार्ट 4 को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद पार्ट 5 देखेंगे और धीरे धीरे ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारे क्वेरी मिलेंगे, मैप को भी अच्छे से समझाया जाएगा, एकदम लाइन बाय लाइन। हर वर्ड को एकदम सिंपल किया जाएगा, सिंप्लिसिटी में सरल भाषा में आपको बताया जाएगा, लाइन बाय लाइन हिंदी में। अगर आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और जैक बोर्ड से संबंधित है, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यानी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जामों के लिए। तो हमारे वीडियो पर बने रहें और हमारे आप तक ज्योग्राफी क्लास 9 का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 नहीं देखे हैं तो आप सारे वीडियो को देखिए। इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हमारे चैनल में वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं और बहुत अच्छा से समझाया गया है, बताया गया है। आप आसानी से चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज या पार्ट वाइज करके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में अपना क्वेरी, क्वेश्चन, सजेशन दे सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुंच सके, अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन, और ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो ये हमारा चैप्टर 4 है। ये क्लास 9 एनसीईआरटी बुक में, जेसीईआरटी बुक में पढ़ना है, हमारा दिया गया है। यह एक न्यू बुक है, न्यू प्रिंट आया है 2025-26 का, उसके अंतर्गत लिया गया है। हमारा चैप्टर जलवायु है यानी क्लाइमेट। तो हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं। चलिए हम लोग आज देखते हैं पार्ट 4 और हम लोग पार्ट 3 में यानी भाग 3 में हम लोग क्या पढ़े वो हम आपको बता देते हैं। हम लोग भाग 3 में यानी पार्ट 3 में हम लोग पढ़े थे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक थे? तो एक अक्षांश था, ऊंचाई था। इस प्रकार से अक्षांश में बताया गया था कि जो कर्क रेखा है भारत के, अगर इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करें पार्ट 3 वाला को, तो हम लोग कर सकते हैं और इससे हम लोग फिर से इसे याद करने के, रिमेंबर और समराइज करने की कोशिश करेंगे कि भारत की जलवायु को कौन से ऐसे फैक्टर है जो प्रभावित अफेक्ट कर रहा है। तो उसमें से अक्षांश है। अक्षांश एक कारक है, फैक्टर है जो अफेक्ट करता है भारत की जलवायु को यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया की। तो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य भाग में है और ये भारत को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। कर्क रेखा को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इक्वेटर के ऊपर में है। ग्लोब का बीचों बीच में इमेजिनरी वास्तविक लाइन को 0 डिग्री, इसे इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा। इसके जस्ट ऊपर में जो रेखा गया है यह एक अक्षांश है। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये पश्चिम में कच्छ के रण यानी गुजरात से लेकर पूरब में मिजोरम तक फैला हुआ है, ये होकर गुजरती है, ऐसे बताया गया है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होते हुए चली जाती है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। आप अगर इसको एक्सपैंड करेंगे, मित्र तो मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पर ये आप जान पा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान। इस तरह से मित्र पर गमछा झार लिख के आप करेंगे तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा और बहुत अच्छे से मिल जाएगा। कर्क रेखा जो है ये आधा भाग, कर्क रेखा यानी सिंपल बताया गया है कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटता है और कर्क रेखा जो है दक्षिण में स्थित है, यानी कि देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में है और पूरे भारत का आधा भाग कर्क रेखा के उत्तर में है। यानी कि आप भारत को जब 2 भागों में डिवाइड किया गया तो कर्क रेखा के दक्षिण वाला आधा भाग हो गया और कर्क रेखा के ऊपर वाला उत्तर भाग हो गया भारत का, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो देखिए दक्षिण में जो स्थित है भारत, कर्क रेखा के नीचे दक्षिण वाला स्थित भाग में किस प्रकार का जलवायु है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। जबकि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित किस प्रकार का भाग है? तो उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए हम कुल मिला के बोलेंगे कि भारत की जलवायु जो है वो किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु है। इस प्रकार की यहाँ विशेषता, कैरेक्टर, फीचर्स पाया जाता है। दूसरा कारक जो था जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहा है उसमें से ऊंचाई था। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो भारत के उत्तर में देखेंगे हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल ने सबसे पहली बार चढ़ाई किया था भारत से, ये 1984 ईस्वी के आसपास। और इसके बारे में ये जानेंगे कि इसका सबसे हाईएस्ट पीक तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं और नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है। इसका हाइट 8,848 या 49 मीटर है। ये भी आप याद रखेंगे, ये लगातार ग्रो कर रहा है, बढ़ ही रहा है। और जो हिमालय है एक बहुत ही लंबी श्रृंखला है, सबसे हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड का। इसकी औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट 6,000 यानी 6,000
यानी 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र विशाल है। भारत का तटीय का मतलब कि कोस्टल एरिया देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। गुजरात से लेकर ये पूरा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र से होते हुए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। लगभग ये बहुत ज़्यादा हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे। इसका कितना टोटल लेंथ था, तो ये बताया गया है कि अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में ये बताया गया था, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से बताए थे हम लोग चैप्टर भाग 2 में। ये हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, तो आप वीडियो पर बने रहें। हम लोग पार्ट 4 जो है बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। तो भारत या भारतीय उपमहाद्वीप में ठंड क्यों कम पड़ती है, तो उसका रीज़न है हिमालय। फिर वायुदाब और पवन भी था, जिसमें वायुदाब एवं धरातलीय पवनें जो है वायुमंडलीय अवस्थाओं को संचालित करती है या होती है। ऊपरी वायु परिसंचरण और एक हमारा है विक्षोभ, यानी कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इस प्रकार से ये दे रखा था, तो हम लोग ये समझ चुके थे पहले ही। इसमें एक इम्पॉर्टेंट था जो हम लोग कल डिस्कशन किए थे, ये आपको आना चाहिए। इसे बोलते हैं कोरियालिस बल या कोरियोलोसिस बल, एक प्रकार का फोर्स है। ये हम लोग ज्योग्राफी या फिर भूगोल में पढ़ते हैं। ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक बल है। किस प्रकार का बल है? आभासी बल है। इस बल को कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूर्णन करती है, रिवॉल्व करती है, तो उसके कारण से एक बल प्रोड्यूस होता है, फोर्स उत्पन्न होता है। इस बल का नाम है आभासी बल, और इसी आभासी बल को बोला जाता है कोरियालिस बल। इसके कारण क्या होता है? तो इस बल के कारण जो पवने हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो पवने थे वो दाहिनी की ओर मुड़ गया, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवने हैं वो बाएं की ओर विक्षेपित हो गया। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध के पवन दाहिनी की ओर मुड़ जाएगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की जो पवन है वो बाईं की ओर विक्षेपित हो जाएगा। इसे फेरेल का नियम या कोरियालिस बल कहते हैं या कोरियोलोसिस बल कहते हैं। तो ये सब हम लोग अच्छे से देखें। अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आया तो हमारे आप ज़रूर देखें पार्ट 3 वाला, ये पूरे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। आज हम लोग का टॉपिक है, यहाँ पे आप टॉपिक देख पा रहे होंगे, ये क्लास 9 चैप्टर 4 जलवायु में ये टॉपिक दिया गया है, ऋतुएँ। तो ऋतुएँ के बारे में देखेंगे। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु, मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। यानी कि मानसूनी जलवायु का एक विशेषता होता है, यह विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। तो ऋतु भारत में मैक्सिमम 4 प्रकार का ऋतु पाया जाता है, जिसको हम लोग सर्दी बोलते हैं, विंटर, समर, रेनी। तो इस प्रकार से इसमें सिंपल बताया गया है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। और मानसूनी जलवायु की विशेषता होती है क्या? एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है, यानी एक मौसम में एक जैसा इसका दिखाया जाएगा इसका जलवायु, और अलग अलग मौसम में अलग प्रकार के दिखाया जाएगा। इसलिए बता रहा है कि भारत में एक ऋतु से दूसरे ऋतु में बहुत ही मौसमी में अवस्थाओं में परिवर्तन है, अधिक परिवर्तन होता है। क्यों? जब देखेंगे समर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, और रेनी में देखेंगे या फिर विंटर में देखेंगे बहुत ज़्यादा ठंड रहता है सर्दियों के मौसम में। तो एक दूसरे में बहुत ज़्यादा मौसम जो से परिवर्तन है या फिर अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में। आंतरिक भाग का मतलब क्या होता है? देश मतलब भारत हो गया। हमारा देश में जो इंटरनल पार्ट्स है, इंटरनल एरिया है, रीजन्स है, यानी भारत के अंदर ही आंतरिक मतलब इंटरनल होता है। ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। परिलक्षित वर्ड का मतलब होता है हमें दिखाई देता है, यानी एक ऋतु से जब दूसरा ऋतु आता है तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। जैसे में जब रेनी सीजन आता है तो बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो परिवर्तन हो गया है हमारा ऋतु मौसम। तो तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यानी तटीय इलाकों में आप जाएंगे तो टेम्परेचर लगभग एक समान होता है सभी क्षेत्रों में। यानी कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ का टेम्परेचर तापमान एक जैसा रहेगा, इसमें अधिक विभिन्नता नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ अधिक गर्मी है, यहाँ पे अधिक ठंडा है, एकदम एक जैसा है, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया है। तो इस प्रकार से मैं बताया गया। लेकिन वर्षा के प्रारूपों में विभिन्नता होती है। यही तटीय क्षेत्रों में वर्षा में क्या है? अंतर है, यानी ये वाला रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, लेकिन ये वाला रीजन में कम बारिश होता है। तो हम यहाँ क्या देखें कि भारत के तटीय क्षेत्रों में तापमान पूरा का पूरा तटीय क्षेत्रों कोस्टल एरिया में एक जैसा है, लेकिन वर्षा में अलग अलग, कहीं बारिश अधिक हो रहा है रेन, और कहीं कम हो रहा है। तो ये इसमें बताया गया कि तापमान में बहुत अधिक विभिन्नता नहीं है, लेकिन वर्षा के प्रारूपों में विभिन्नता है। कहाँ? तटीय क्षेत्रों में। ये आपको समझ में अच्छे से आया होगा। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? तो हम लोग ये पढ़े
कि जो ऋतु है, एक ऋतु से जब दूसरा ऋतु प्रवेश करता है या दूसरा से तीसरा में प्रवेश करता है तो बहुत अधिक वो परिवर्तन होता है जलवायु या मौसम। इस प्रकार से बताया रखा है कि हमारे देश के अंदर जो है से वो परिवर्तन अधिक होता है। ये देश के आंतरिक भागों में अधिक हम लोग देखने को मिलता है। परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होता है यानी दिखाई देता है, ये बताया गया। अब आग हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? तो इसका आंसर होगा 4 प्रकार के, या 2 या 3 तो मैक्सिमम आप बता ही सकते हैं। 4 महीना करके 1 ईयर में 12 मंथ होता है, तो 4 महीना समर रहता है, 4 महीना विंटर रहता है और 4 महीना आप बोल सकते हैं कि रेनी वगैरह। तो इस प्रकार से भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। तो भारत में ये वाला आप मार्क करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कितना प्रकार के ऋतु है, मौसम है? तो 4 प्रकार का है। एक शीत ऋतु है, एक ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म मतलब गर्मी का मौसम है, शीत मतलब जाड़े का या विंटर का मौसम है, और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन वाला मौसम है, ऋतु है, और एक वापसी का काल है। तो एक हम क्या देखें कि मानसून के आने वाला एक क्षेत्र हो गया, मतलब कि एक ऋतु हो गया, और मानसून के वापस जाने का वाला एक ऋतु हो गया। तो कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का भारत की ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। अब एक एक करके देखते हैं। पहला है शीत ऋतु। तो शीत का मतलब होता है विंटर। विंटर या जाड़ा या ठंडा या सर्दी आप बोल सकते हैं, तो कई प्रकार के या कई नामों से जाना जाता है। तो उत्तरी भारत मतलब नॉर्थ इंडिया में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। ये वाला मार्क करें, यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट और डाटा दिया गया है जो आपको ये लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, या फिर आप कॉन्सेप्ट बेसिस समझेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो भारत का उत्तर जो भारत है, कर्क रेखा के ऊपर वाला उत्तरी भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो शीत ऋतु है मिड नवंबर से लेकर आरंभ होता है और फरवरी तक रहती है। यानी कि भारत में ठंडा जो है, सर्दी का जो मौसम है वो नवंबर से लेकर फरवरी तक रहता है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। तो भारत के उत्तरी भाग में सबसे अधिक ठंडा यानी कि सबसे अधिक कोल्ड मंथ कौन सा है? तो वो जनवरी और दिसंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। तो हम लोग क्या देखें कि तापमान जो है सो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो बढ़ने पर, यानी दक्षिण से आप जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे तो ये तापमान जो है घटता जाता है। यानी ये सिंपल समझिए कि मान लीजिए साउथ इंडिया है तो यहाँ टेम्परेचर अधिक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान घटता चला जाएगा। तो गर्मी अधिक यहाँ तमिलनाडु, कर्नाटक, बेंगलोर साइड है, चेन्नई साइड है, महाराष्ट्र साइड है। तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि अधिक शीत भी कहाँ पड़ता है? तो उत्तरी भारत में पड़ता है। इसका मध्य नवंबर से फरवरी तक रहती है। फिर इसमें सिंपली हमें बताया गया है कि उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडा महीना है। तो भारत में सबसे अधिक ठंडा का महीना कौन सा है? उत्तर भारत में प्राइमरली जनरली तो दिसंबर और जनवरी का मंथ है। इस प्रकार से बताया गया कि तापमान जो है यानी टेम्परेचर वो साउथ इंडिया के साउथ से या दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो तापमान घटेगा। यानी कि आप सिंपली बोल सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में टेम्परेचर कम है, कोल्ड वाला एरिया है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो देखिए पूर्वी तट किसके बोलते हैं? तो देखिए मान लीजिए इसे बोला जाता है पूर्वी तट। ये वाला तट को, ये वाला कोस्टल एरिया को पूर्वी तट बोलेंगे और इसे पश्चिमी तट बोलेंगे। तो ये बताया गया पूर्वी तट पर चेन्नई, तो पूर्वी तट पर चेन्नई है, कहीं यहाँ पे चेन्नई है। तो इसका औसत टेम्परेचर कितना है? तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जबकि उत्तरी मैदान में यहाँ बताया गया है कि जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता था। हम लोग क्या देखें कि दक्षिण भारत में टेम्परेचर अधिक है, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वो टेम्परेचर घटता जाएगा, क्योंकि चेन्नई का टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन वही उत्तरी मैदान यानी कि यूपी, बिहार वाला रीजन में जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म होता है, रात ठंडे होती है। ये हमें बता रहा है किस ऋतु का? तो शीत ऋतु का बता रहा है। तो दिन गर्म रहेगा, रातें ठंडे होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है। तो उत्तर में जो तुषारपात है वो सामान्य है, और हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। तो हिमालय के ऊपरी ढालों पर क्या होता है? हिमपात होता है, यानी स्नोफॉल होता है, स्नो गिरता है, आइस या फिर आप स्नो बोल सकते हैं, बर्फ का बारिश होता है हिमालय के ऊपरी ढलानों पे यानी पीक पर। इस प्रकार से जो इसके माउंटेन का स्लोप है वहाँ पे बताया जा रहा है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती। तो इस ऋतु में किस प्रकार का हवा चलती है? जिस प्रकार का विंड या हवा चलती है उसका नाम है
उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, इसे ट्रेड विंड्स बोलते हैं। व्यापारिक मतलब ट्रेड और पवन मतलब विंड। और किस प्रकार का चलता है ऋतु में, तो इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी भाग में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। तो देश में उत्तर पूर्वी पवनें ऋतु में, भारत में ऋतु के मौसम में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है। तो स्थल से समुद्र की ओर बहती है, तो सिंपल ये आप समझिए कि जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं उत्तर से होते हुए पूरब की ओर जाती है और समुद्र की ओर चली जाती है। यानी स्थल से, लैंड से ओरिजिनेट हुआ और ये सी या समुद्र की ओर जाएगा। यही सिंपली बता रखा है कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने का मतलब है उत्तर से होते हुए पूरब की ओर जाएगी और सी और समुद्र में चली जाएगी। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने प्रभावित होती है ऋतु के मौसम में। ये स्थल, लैंड, जमीन से स्टार्ट होकर समुद्र की ओर बहती है। इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इसलिए देश के मैक्सिमम भाग में, पार्ट्स में, रीजन्स में, एरिया में शुष्क मौसम होता है, यानी समर मौसम सीजन्स होता है, गर्मी होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। यानी कि उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड्स के कारण क्या हो रहा है, तमिलनाडु राज्य में या तमिलनाडु राज्य के तट पर बारिश हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्थल से ओरिजिनेट होते हुए समुद्र की ओर आ रहा है। तो अब भारत के देखेंगे तो ये इधर से होते हुए इधर आ रहा है, तो यहाँ पे तमिलनाडु वाला एरिया में बारिश होगा, क्योंकि उधर से पवन आ रही है और अपने साथ नमी ला रही है, तो बारिश होगा थोड़ा मोड़ा। तो तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। तो यहाँ पवनें जो है समुद्र से स्थल की ओर बहती है, इसलिए तमिलनाडु में बारिश हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली एक ये लाइन बताया गया कि इंडिया को देखेंगे तो यहाँ बारिश इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पवनें समुद्र से इधर की ओर चल रहा है, यानी समुद्र से स्थल की ओर जा रहा है, इसलिए बारिश हुआ। तो ये हम लोग देखें किसके बारे में, शीत ऋतु के बारे में। और इसके बारे में और दिया गया है पूरा डिटेल से, ये बुक इसके बारे में शीत ऋतु के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है कि देश के ऊपरी भाग में, तो देश के ऊपरी भाग कौन सा होगा, नॉर्थ इंडिया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, आप बोल सकते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो देश का जो उत्तरी भाग है एक कमज़ोर वीक एयर प्रेशर का एरिया जोन बन गया है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। तो हल्की पवनें मतलब क्या होता है, एकदम लाइट विंड क्या है यहाँ पे फ्लो होती है। उच्चावच से प्रवाहित होकर ये पवनें पश्चिम और उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल एक प्रोसेस बता रखा है, घटना है कि देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर एयर प्रेशर बन गया या उच्च हाई प्रेशर बन गया। तो कमज़ोर एक हाई प्रेशर बना, क्षेत्र वाला जोन बन गया भारत के उत्तरी भाग में। क्यों बना, हल्की पवनें, जिसमें से क्या हो रहा है, हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। यानी कि जो हल्की पवनें हैं, ऐसे विंड्स जो लाइट है, बहुत ही हल्के हैं, वो उस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित हो रहा है, बाहर निकलना चाह रहा है। तो ऊंचावच से प्रवाहित होकर ये पवनें पश्चिम से उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी की ओर बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ रहेगा, तापमान तथा आर्द्रता कम और पवनें शिथिल तथा परिवर्तन होती है। तो देखिए कितना अच्छा से बताया गया है कि इस मौसम में आसमान साफ एकदम क्लीन रहेगा, तापमान और आर्द्रता यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मॉइस्चरिटी बहुत ही कम रहेगा, और जो पवनें हैं वो शिथिल रहेंगे, वो परिवर्तन होता ही रहेगा उसमें। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम और उत्तरी पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभों का अंतर्वहन विशेष लक्षण है। तो शीत ऋतु में क्या होता है, उत्तरी मैदानों में, उत्तरी मैदान कौन कौन से राज्य आते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ प्लेन्स। नॉर्थ प्लेन जो है एक प्लेन एरिया है, फर्टाइल लैंड वाला है, उर्वरता वाला क्षेत्र है, गंगा नदी के बेसिन है, यहाँ पे यमुना है या फिर बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं। तो ये बताया जा रहा है सिंपली इसमें उत्तरी मैदान में पश्चिम और उत्तरी पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वहन विशेष लक्षण है। तो उत्तरी मैदान में हमारा यूपी आता है, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ये सब कुछ रीजन जो उत्तरी मैदान में आएगा। यहाँ पे इसका लक्षण दिखाया जाता है पश्चिमी विक्षोभ का या उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। तो देखिए यह जो कम प्रेशर वाला बन रहा है, यानी कि एक जोन बन रहा है लो प्रेशर का यानी कम दाब का, और ये प्रणाली भूमध्य सागर में बन रहा है, इसे मेडिटेरियन सी बोलते हैं, और पश्चिमी एशिया में बन रहा है। और यही बताया जाए कि पश्चिमी एशिया भूमध्य सागर में उत्पन्न हो रहा है, पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करते हैं। तो जो पश्चिमी
ये पश्चिमी पवने, इसे वेस्टर्न विंड्स कहते हैं। तो वेस्टर्न विंड्स जो है वो भारत में प्रवेश कर रही है, इसके कारण शीतकाल में मैदानी में वर्षा होती है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि शीतकाल में भारत में या फिर शीतकाल में भारत में मैदानी क्षेत्रों में वर्षा क्यों होती है, उसका कारण क्या है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ। सिंपल बोलेंगे कि जो यहाँ पे पश्चिमी पवने जो भारत में प्रवेश कर रही है, पश्चिमी पवने, और पश्चिमी पवने आया कहाँ से, तो भूमध्य सागर से और पश्चिमी एशिया से उत्पन्न हुई थी। तो पश्चिमी पवने के कारण भारत में प्रवेश हुआ, इसके कारण शीतकाल में मैदानी भागों में वर्षा हुआ और पर्वतों पर हिमपात का बारिश हुआ, यानी स्नो का, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो एक बहुत अच्छा घटना है, याद आपी। शीतकाल में वर्षा जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। तो देखिए अगर शीतकाल में वर्षा होता है तो स्थानीय लोग इसे क्या कहेंगे, महावट कहेंगे। और की कुल मात्रा कहा जाता है कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप और कैश क्रॉप। देखिए कैश क्रॉप कमर्शियल क्रॉप होता है जिसको ग्रो करके मार्केटों में सेल किया जाएगा और उससे इनकम या कुछ कमर्शियल या इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक रूप से, जैसे में कुकम्बर, वाटरमेलन, ये सब आप रबी ये बोल सकते हैं कैश क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होता है, जो रबी क्रॉप जो है वो विंटर में ग्रो किया जाता है और विंटर एंड होते ही समर के स्टार्टिंग में कटिंग किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। तो इसमें हमारा रबी फसल में आता है वीट। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वीट का। वीट, मस्टर्ड, ये सब जो है रबी क्रॉप का है। खरीफ जो है ये मानसून सीजन में ग्रो किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है यह बारिश हो रहा है। और ये शीतकाल में जो वर्षा हो रहा है इसे महावट कहते हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये कैसे हुआ बारिश, तो बोलेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ। फिर हमारा दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भागों में, तो प्रायद्वीपीय भागों मतलब हम लोग किसको बोलते हैं, प्रायद्वीपीय, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पेनिनसुला इंडिया, ये वाला पूरा पार्ट में जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है, शीत ऋतु एकदम क्लियर नहीं है समुद्री पवनों के प्रवाह के कारण। तो जो समुद्री पवनों का प्रवाह है यानी कि इफेक्ट है, उसके कारण शीत ऋतु में भी यह तापमान के प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है। तो ये पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु मतलब समर सीजन के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर 9 क्लास 9 जलवायु में दिया गया है। तो इसमें हमारा दिया गया है कि सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है और मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो सिंपली है सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण। तो सूर्य का गति हो रहा है और सूर्य का आभासी गति हो रहा है, यानी कि काल्पनिक का आभासी टाइप से इसका मूवमेंट हो रहा है और मोशन में है ये। तो सूर्य के किस डायरेक्शन में हो रहा है, उत्तर की ओर है। तो सूर्य के उत्तर की ओर जो गति हो रहा है, आभासी जो गति हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि भूमंडलीय ताप पट्टी, यानी कि जो भूमंडलीय ताप पट्टी है उत्तर की तरफ खिसक जाती है, जिसके कारण से मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो सिंपली इतना आपको सिंपल याद रखना है कि भारत में मार्च से स्टार्ट होता है और ये मई तक चलता है। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहता है तो मार्च से मई तक रहता है। इसका कारण ये है कि सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति करना। फिर ये बता रहा है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ऋतु में ताप पट्टी के स्थानांतरण, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र, यानी कि वन ट्रांसफॉर्म हो जाना वन पार्ट से अनदर पार्ट में। तो जो ताप पट्टी है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, और इसके प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। तो भारत का सबसे गर्म महीना जो है से मई को बताया जाता है, यानी भारत का सबसे गर्म महीना मई है और मार्च में स्टार्ट हुआ। तो मार्च से मई तक चलेगा, लेकिन सबसे गर्म महीना मई है, ये इसमें बताया गया है और इसको रिकॉर्ड भी किया गया है। तो मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार, इसे हम लोग डेक्कन प्लेट्यू बोलेंगे। ये मार्च में यहाँ का गर्मी कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस है। अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। देख रहे हैं आप कि मध्य प्रदेश
जिसका कैपिटल भोपाल होता है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात का कैपिटल गांधीनगर। ये दोनों स्टेट का जो तापमान है वो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों में का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो देश में हम लोग बोल सकते हैं कि उत्तर और पश्चिमी भागों में, उत्तर कहने का मतलब पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली वगैरह का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री के आसपास है। और पश्चिम बोला तो राजस्थान, गुजरात के बारे में बोल रहा है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये वाला पूरा रीजन, यहाँ पे जितने भी ये स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे जो तापमान है वो लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। तो हम सिंपली क्या देखें कि दक्षिण भारत में तापमान कम है। इसका रीज़न ये है कि ये समुद्र से बहुत ही नियरेस्ट है, नज़दीक है। तो समुद्र के प्रभाव के कारण यहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम है दक्षिण भारत का। तो ये चीज़ इसमें बताया गया है। तो और आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश, गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। और वहीं मई में ये उत्तर पश्चिम भागों में यानी राजस्थान, गुजरात, जम्मू, ये उत्तर पश्चिम बताया जा रहा है। तो सिंपल उत्तर पश्चिम में हम लोग राजस्थान को ही लेंगे। यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर बताया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रवाह के कारण तापमान कम होता है। कहाँ? प्रायद्वीपीय भारत यानी कि तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र वगैरह, थोड़ा सा टेम्परेचर कम है उत्तर पश्चिमी की अपेक्षा में। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है। तो देखिए तापमान में क्या होता है, टेम्परेचर में वृद्धि होता है ग्रीष्मकाल, समर के दिनों में, समर सीजन में। कहाँ? भारत के उत्तर में। और वायु दाब में कमी आती है। तो देखिए एयर प्रेशर में कम आता है। मई के अंत में उत्तर पश्चिमी में थार का रेगिस्तान, इसे एशिया का रेगिस्तान या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर या दोनों कंट्री में आता है थार का रेगिस्तान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं। ये थार मरुस्थल है भारत के पश्चिमी राजस्थान में। तो उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर पठार झारखंड, ये आयरन या फिर लो ऐश के लिए बहुत ही प्रचुर है, मात्रा में यहाँ भंडार है। एक दूसरे छोटा नागपुर एक दूसरे कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। तो देखिए जो विंड है उसका जो सर्कुलेशन है इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। लू देखिए, लू आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश में लू चलता है और वहाँ देखने को मिलेगा। ये गर्मियों के दिनों में चलता है, जिससे कई लोगों की हेल्थ, स्वास्थ्य पर असर करता है और इससे कई लोग प्रभावित होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो लू कुछ नहीं है, लू एक ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण का मतलब होता है इफेक्टिव सिम्टम है, किसका? ग्रीष्मकाल का। यानी एक बीमारी, एक डिजीज़ है जिसके कारण लोग ग्रसित हो जाते हैं, स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये धूल भरी, गर्म और शुष्क पवनें होती है। तो लू के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है बुक, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं कि लू क्या है। तो ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है, सिम्टम है, जो ग्रीष्मकाल का हमें दिखता है। ग्रीष्मकाल के इफेक्ट के सिम्टम्स को लू कहते हैं, दिखता है। ये धूल भरी गर्म हवा चलती है, शुष्क पवनें होती है, जो दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। तो ये बता रखा है कि भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है और इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तर भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती है। यही आंधियाँ को हम लोग लू कहते हैं। तो ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है। तो देखिए ये आंधियाँ जो है, ये धूल भरी जो आंधियाँ चल रहा है ना, ये आंधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है परमानेंट नहीं, नॉन परमानेंट, अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है, क्योंकि यह तापमान को कम कर देती है और अपने साथ ठंडे, समीर, हल्की वर्षा लाती है। और इस मौसम के कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ ही प्राय हिमवृष्टि भी होती है। तो क्या होता है? हिमवृष्टि यानी कि स्नो का बारिश होता है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहा जाता था। ये वाला इंपॉर्टेंट है, काल वैसाखी। यानी कि
आप इतना सिंपल याद रखें कि वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहा जाता है। अगर वैशाख के महीने में हो रहा है तो उसके चलते यहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे काल वैसाखी कहते हैं, या फिर पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। ये इसमें बताया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। तो आम जल्दी पक जाते हैं, इसे ही आम्र वर्षा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला। यहाँ पे सिंपल बताया गया कि ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। कैसा होती है? तो इसमें ये चीज़ हमें बताया गया था। इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं, इसे मैंगो शॉवर कहा जाता है। ये बहुत अच्छा से दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, हम लोग आज 2 ही ऋतु देखेंगे, एक शीत ऋतु और एक ग्रीष्म ऋतु। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वर्षा ऋतु और मानसून का आगमन। तो हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए एक ग्रीष्म ऋतु को, और हम लोग एक कंप्लीट किए शीत ऋतु को। 2 पेज बहुत अच्छे से देख लिए। तो ये हमारा क्लास 9 ज्योग्राफी यानी भूगोल चैप्टर 4 क्लाइमेट यानी जलवायु है। ये जैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। ये आपके अगर सिलेबस में है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। यहाँ से डायरेक्टली बुक से पूछा जाएगा MCQ। और वीडियो अगर आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।